बारिश के बाद की शाम अक्सर आसमान में एक अलग सी लाली छोड़ जाती है। सुधा भी कुदरत की इस खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाह रही थी कि अचानक प्रिया की आवाज से उसका ध्यान टूटा। मम्मा, यह लो आपकी चाय। प्रिया को पता था कि सुधा को बालकनी में बैठकर प्रकृति को निहारते हुए चाय पीना बेहद पसंद है। इसलिए जब भी कभी वह कॉलेज से जल्दी आ जाती तो दोनों माँ बेटी साथ बैठकर चाय पीते और गप्पे मारते। शाम को फोन की घंटी बजी। सुधा के फोन उठाते ही सामने से प्रिया की आवाज आई, मम्मा, आज मुझे कॉलेज से आने में देर हो जाएगी। आप परेशान मत होना। ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर आ जाना, मैं खाना बनाकर रखूंगी। हाँ, बाहर से कुछ खा कर मत आना। सुधा की हिदायत सुनकर प्रिया ने भी हामी भर दी। वह माँ की चिंता बखूबी समझती थी। फोन रखते ही सुधा की नजर दीवार पर लगी प्रिया और रमन की तस्वीर पर चली गई। रमन प्रिया को गोद में लिए था। यह तस्वीर तब की थी जब प्रिया 2 साल की थी और वे तीनों अक्सर समंदर किनारे घूमने जाते थे। समंदर किनारे पड़ी रेत से खेलना प्रिया को खूब भाता था। वे तीनों अक्सर छुट्टी वाले दिन वहां जाया करते। यही सब सोचते सोचते सुधा कब 21 साल पीछे चली गई उसे पता ही नहीं चला। सुधा और रमन की अरेंज्ड मैरिज थी। रमन जहां शांत स्वभाव का व्यक्ति था तो वहीं सुधा खुशमिजाज, हंसती खिलखिलाती रहने वाली लड़की। सुधा के आने से घर में सभी का मन लगा रहता। धीरे धीरे सुधा भी रमन के साथ घर गृहस्थी में रमती गई। लेकिन रमन का कम बोलना, हर बात पर सीमित सा जवाब देना सुधा को अक्सर परेशान कर देता। सुधा ने कई बार रमन से उसके इस तरह के व्यवहार को लेकर बात करनी चाही, लेकिन हर बार रमन उसकी बात को टाल जाता या कोई और बात शुरू कर देता। खैर, सुधा भी उसके व्यवहार के अनुसार खुद को ढालने लगी। वक्त के कहाँ पैर होते हैं, वह तो बस पंख लगाए उड़ता जाता है। रमन सुधा के जीवन में विवाह के 2 वर्ष बाद प्रिया आ गई। सुधा अक्सर सोचती कि प्रिया के आने से घर में रौनक सी आ गई है, शायद रमन के व्यवहार में भी अब बदलाव आ जाए। मगर ऐसा हो न सका। रमन प्रिया से बहुत प्यार करता था। उसके साथ घंटों खेलना, उसकी हर जिद पूरी करना, उसे घुमाने ले जाना, जैसे हर पिता करता है, रमन भी प्रिया को सिरांकों पर रखता। आखिर संतान के सामने तो बड़े से बड़े कद का व्यक्ति भी खुशी खुशी झुककर उसका खिलौना बन जाता है। एक शाम अचानक सुधा की सास की तबीयत बिगड़ गई। सुधा ने जीजान से उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और अस्थमा की बीमारी के चलते कुछ ही दिनों में वे इस दुनिया को अलविदा कह गई। अब सारे घर की जिम्मेदारी सुधा पर आ गई। सास के जाने के बाद ससुरजी और ननद ने उनकी यादों को टटोलने के लिए उनकी अलमारी खोली, जिसे सुधा की सास के अलावा कोई नहीं खोल सकता था। सास ने सभी को इसकी सख्त हिदायत जो दे रखी थी। अलमारी खोलते ही उसमें से रमन और नेहा के बचपन की तस्वीरें निकली। दोनों भाई बहन खूब लड़ा करते थे, लेकिन प्रेम भी भरपूर था। नेहा ने नम आंखों से रमन के हाथ में एक तस्वीर थमा दी, जिसमें माँ ने दोनों को तैयार करके स्कूल ड्रेस में स्टूडियो ले जाकर फोटो खिंचवाया था। सुधा भी सासू माँ की अलमारी से उनकी डायरियाँ निकाल रही थी, जिसमें वे अपने मन की बातें लिखा करती थी। साथ ही उन्होंने कई खत भी संभल कर रखे थे जो उनके माता पिता व भाइयों द्वारा लिखे गए थे। इसमें एक खत रमन का भी था, जिसे देखकर सुधा थोड़ा चौंक गई। खत को सभी के सामने पढ़ना संभव नहीं था, इसलिए उसने उसे सभी की नजरों से छिपाकर मुट्ठी में कैद कर लिया। शाम के वक्त सुधा रमन के लिखे उस खत को लेकर छत पर गई। सुधा ने खत को खोलकर पढ़ना शुरू किया और खत के अंत होने से पहले ही सुधा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। खत में रमन ने सुधा से विवाह न करने का जिक्र किया था। चूंकि माँ के सामने वह इस तरह की बात नहीं कह सकता था, इसलिए उसने खत का सहारा लिया था। दरअसल
रमन अपने ऑफिस में साथ काम करने वाली एक लड़की को पसंद करता था और उसी से विवाह करना चाहता था। लेकिन समाज और माता पिता के दबाव के कारण वह कभी भी अपनी बात नहीं रख पाया था और दबाव में आकर ही उसने सुधा से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। शाम जैसे जैसे ढलने लगी थी, सुधा को अपने जीवन का सूरज भी ढलता हुआ नजर आ रहा था। उसे आज इस बात का एहसास हो गया था कि रमन की इतनी सालों की चुप्पी के पीछे का कारण उसका जबरदस्ती हुआ विवाह था। पर सुधा की भी क्या गलती थी, उसने तो हर कदम पर रमन का साथ दिया, उसके परिवार को अपना माना। लेकिन अब वह क्या करे? सुधा ने कुछ दिन बाद घर का माहौल सामान्य होने पर रमन से अपने मन की बात खत में लिख कर कह दी, रमन, मैं जानती हूँ कि शायद यह समय इन बातों का नहीं है, लेकिन मैं अब इस तरह सारा सच जानकर इस रिश्ते में नहीं रह सकती। पति पत्नी के रिश्ते की नींव सच्चाई पर खड़ी होती है, लेकिन इस रिश्ते में आपका सच तो हमेशा अधूरा ही रहा। आपने माँ जी को खत लिखकर अपने मन की बात तो बता दी, लेकिन क्या कभी मेरी इच्छा जानने की कोशिश की? मैंने इस शादी में खुद को हमेशा अकेला ही पाया, लेकिन आप शांत स्वभाव के हैं, यह सोचकर खुद को मनाती रही। आज जब सारा सच मेरे सामने है तो मैं कैसे आपके साथ इस अधूरे रिश्ते में रह लूं? मैं हमारे इस रिश्ते को अच्छे मोड़ पर छोड़कर जाना चाहती हूँ, ताकि प्रिया जब बड़ी हो तो वह खुद को अकेला महसूस न करे। सुधा ने कुछ दिनों बाद अलग रहने का फैसला कर लिया। रमन ने उसे समझाना चाहा, लेकिन सुधा के आगे उसकी एक न चली। हाँ, प्रिया से मिलने रमन आता रहता था और सुधा ने भी कभी प्रिया को रमन से अलग करने की कोशिश नहीं की। सुधा और रमन बेशक अलग हो गए थे, लेकिन प्रिया उनके बीच एक महीन लेकिन बेहद मजबूत डोर की तरह थी। प्रिया अक्सर पापा के बारे में पूछती तो सुधा उसे रमन के पास मिलाने ले जाती। स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में भी दोनों साथ जाते, ताकि प्रिया को कभी किसी एक की भी कमी महसूस न हो। समय के साथ साथ प्रिया भी समझने लगी थी कि उसके माता पिता अलग रहते हैं, लेकिन उसने कभी सुधा से कोई सवाल नहीं किया। सुधा भी रमन को लेकर बहुत सामान्य व्यवहार करती। अलग रहते हुए भी दोनों ने कभी प्रिया को अलगाव का एहसास नहीं होने दिया। समय के साथ साथ उसने भी माता पिता के फैसले को स्वीकार कर लिया था। आज भी रमन प्रिया से मिलने सुधा के घर आता है और तीनों बैठकर घंटों बतियाते हैं। न रमन ने कभी सुधा को लेकर प्रिया से कुछ गलत कहा और न ही सुधा ने कभी रमन का सच प्रिया से जाहिर किया। प्रिया का जब मन करता वह भी पिता से मिलने चली जाया करती। माता पिता का अलगाव कभी प्रिया के जीवन में खालीपन नहीं लाया। माता पिता का तलाक या अलगाव का असर बच्चों पर बहुत गहरा पड़ता है, पर सूझबूझ और समझदारी से रिश्ते निभाए जाएं और बच्चों का साथ मिले तो सारी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाती है। सुधा तस्वीर को देखते हुए यही सब सोच रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी और सुधा एक झटके में अतीत से वर्तमान में लौट आई। दरवाजा खोलते ही सामने रमन और प्रिया खड़े थे। मम्मा, जल्दी खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है, हम तीनों आज साथ खाना खाएंगे। कहते कहते प्रिया रमन और सुधा के गले में हाथ डालकर झूल गई। सुधा और रमन भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।